हेलो दोस्तों, डेली जीके जीएस प्रैक्टिस सेट शाम 5 बजे आपको देखने को मिलता है। और यह जो हमारा प्रैक्टिस सेट है आज का 14वां प्रैक्टिस सेट है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जो है सभी वीडियोज को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसरो ने ISRO, यह इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बेंगलुरु में स्थित है। ठीक है, इसने जो है किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन यानी कि केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है आपका 2035, यह करेक्ट हो जाता है। इसरो ने जो है 2035 तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। इसरो ने 2040 तक, कब 2040 तक चंद्रमा पर प्रथम भारतीय व्यक्ति को भेजने का लक्ष्य रखा है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया है? तो मिशन शक्ति कैफे जो है गोंडा जिले में खोला गया है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक है, इसका जो लक्ष्य है महिलाओं को सशक्त बनाना व छात्रों को पौष्टिक भोजन प्रदान करना है। किसका? मिशन शक्ति जो कैफे है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर क्या है? तो महिला हॉकी एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 का शुभंकर जूही यानी कि हथिनी है। यहाँ पर ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस बिंदु को क्या नाम दिया गया है जहाँ पर चंद्रयान 3 लैंडर 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था? तो उसका नाम जो है शिव शक्ति दिया गया है। क्या? शिव शक्ति नाम दिया गया है, जहां पर लैंडर चंद्रयान 3 का 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतरा था। तो यहां ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामप्पा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो रामप्पा मंदिर जो है वह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, किसको? तो भगवान शिव को समर्पित है जो रामप्पा मंदिर है। रामप्पा मंदिर जिसे रुद्रेश्वर मंदिर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रुद्रेश्वर, ठीक है, मंदिर, या फिर जो है रामलिंगेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। और यह वारंगल तेलंगाना में पालमपेट में स्थित है। और यह मंदिर वास्तुकला की काकतीय शैली को, किस शैली को? तो काकतीय शैली को जो है, काकतीय शैली का उत्कृष्ट आकृति है। और 2014 में इसको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामांकित भी किया गया है। किसको? रामप्पा मंदिर को, जो कि तेलंगाना में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है किस भारतीय महिला को ओलंपिक में डबल मेडलिस्ट होने का सम्मान प्राप्त हुआ है? तो वह कौन सी मेडलिस्ट है? ठीक है, ओलंपिक मेडलिस्ट, वह भी डबल मेडलिस्ट हैं। तो वह है पीवी सिंधु। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। ठीक है, पीवी सिंधु ने पहला रजत पदक जो है रियो ओलंपिक 2016 में जीता था। कब? 2016 में जीता था रियो ओलंपिक में। ठीक, दूसरा पदक जो है कांस्य पदक जीता था टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीता था। ठीक है, पुरुष में डबल मेडलिस्ट जो हैं सुशील कुमार हैं, जो कि कुश्ती में हैं, जिन्होंने कांस्य पदक 2008 में बीजिंग ओलंपिक में और रजत पदक लंदन ओलंपिक 2012 में जीता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ढाका शहर नदी के किनारे स्थित है। तो ढाका शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो बूढ़ी गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाता है। तो ढाका शहर जो है बांग्लादेश में बूढ़ी गंगा नदी के तट पर स्थित है। ढाका जो है क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है, आपको पता ही है। और यह बांग्लादेश का औद्योगिक और प्रशासनिक केंद्र भी है। ढाका में धान, गन्ना और चाय का व्यापार होता है। और इसे जो ढाका है, इसको मस्जिदों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा 1975 में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? जो 1975 में भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, उसका नाम आर्यभट्ट था। क्या था? तो आर्यभट्ट था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह करेक्ट हो जाता है। तो 1975 में प्रक्षेपित आर्यभट्ट जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह था, यह
1976 और 1997 के मध्य भारतीय 2 रुपए के बैंक नोटों के पीछे दिखाई भी देता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न विकल्पों में से जो है दिया गया कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? गलत सुमेलित है ऐसा कौन सा युग्म है? तो यहाँ पर देखिए सिलंबम, ठीक है, सिलंबम तमिलनाडु से है तो जी बिल्कुल सही है। कलरी पायट्टू केरल से है, यह भी सही है। गत्तका पंजाब से है, यह भी सही है। लेकिन जो लाठी कर्नाटक है यह गलत है, इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। लाठी युद्ध कला जो है संबंध इसका किससे है? तो वेस्ट बंगाल से है, यानी पश्चिम बंगाल से है लाठी युद्ध कला का जो संबंध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, इथोपिया की राजधानी क्या है? इथियोपिया की राजधानी क्या है? तो इथोपिया की जो राजधानी है आदिस अबाबा है, अदिस अबाबा है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो इथोपिया का जो है सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो यही अदिस अबाबा ही है। और इथोपिया की जो मुद्रा है ना, मुद्रा यानी कि करेंसी, वह कौन सी है? तो बिर्र है। क्या है? बिर्र जो है यह इथोपिया की मुद्रा यानी कि करेंसी है। ठीक है, और यह जो अंकारा है ना, अंकारा किस देश की राजधानी है? तो तुर्की की राजधानी है। नोम पेन्ह किसकी है? तो नोम पेन्ह जो है कंबोडिया की है। और कुआलालंपुर जो है यह मलेशिया की राजधानी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षाबंधन हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाया जाता है? तो रक्षाबंधन आने वाला है 19 तारीख को। ठीक है, 19 अगस्त को है, यानी कि सोमवार को है। और सावन के आखिरी सोमवार को है, और सावन का आखिरी दिन भी है। उसी दिन जो है रक्षाबंधन मनाया जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका श्रावण, यह करेक्ट हो जाता है। ठीक है, श्रावण मास के अन्य त्यौहार की बात करते हैं तो रक्षाबंधन तो होता ही है, और जो है हरियाली तीज भी होती है और नाग पंचमी भी होती है। ठीक है, और यदि बात करते हैं कार्तिक मास के जो त्यौहार हैं, तो कार्तिक मास के त्यौहार में करवा चौथ, धनतेरस, लक्ष्मी पूजा यानी कि दिवाली, भैया दूज और छठ पूजा होता है कार्तिक महीने में। आषाढ़ महीने में जो त्यौहार होते हैं, जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, गुरु पूर्णिमा होती है और योगिनी एकादशी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है सूची सुमेलित करना है, कूट भाषा में दिया गया है। तो देखिए एक तरफ लोकगीत है और एक तरफ गायन का अवसर है, यानी किन अवसरों पर कौन सा लोकगीत गाया जाता है? तो जो यहाँ पर कजरी है ना, कजरी यह विवाह एवं जो है मौसमी गीत होता है, जो कजरी होता है। रसिया जो है यह ब्रज में होता है, तो ये आपको पता ही होगा। तो बी का जो है तीसरा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं बी का जो है तीसरा होना चाहिए। तो बी का तीसरा ए और बी ऑप्शन में दिया गया है। चलिए, और यहाँ रसिया सी का जो है दूसरा होना चाहिए, तो सी का दूसरा इसमें ऑप्शन ए में ही दिया गया है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाता है। तो ए का चौथा यानी कि चैती जो है मौसमी गीत है। कजरी जो है कैसा है? तो बी का जो है कौन सा है? तो बी का तीसरा कजरी जो है विवाह एवं मौसमी गीत है। और जो रसिया है ब्रज का लोकगीत है। सोहर जो है यह संस्कार गीत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है? तो माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक है, माता टीला बांध उत्तर प्रदेश के ललितपुर जनपद में, कहाँ पर? तो ललितपुर जनपद में। ललितपुर जो है मध्य प्रदेश में घुसा हुआ ऐसा जिला है जहाँ पर 3 तरफ से मध्य प्रदेश है और एक तरफ से उत्तर प्रदेश है, जहाँ से जो है ललितपुर ऐसे है, और इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश और इधर भी मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बेतवा नदी पर स्थित है माता टीला बांध। बेतवा नदी पर अन्य जो बांध हैं उनमें पारीछा बांध भी है। ठीक है, कौन सा? पारीछा बांध जो कि झांसी में है, और राजघाट बांध जो कि ललितपुर में ही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटोरियम कहाँ अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में जवाहर तारामंडल प्लेनेटोरियम जो अवस्थित है वह इलाहाबाद में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। तो जवाहर तारामंडल उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज में स्थित है, और यह आनंद भवन, ठीक है, कहाँ पर? तो आनंद भवन के समीप वर्ष 1979 में, ठीक है, वर्ष 1979 में जो है स्थापित किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा कोयल उत्तर प्रदेश में स्थित है?
तो कोयला आधारित बिजली संयंत्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है उसको सिंगरौली कहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। तो उत्तर प्रदेश में एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के स्वामित्व वाले कोयला आधारित बिजली संयंत्रों की संख्या कुल कितनी है? तो 5 है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कौन कौन से? तो सिंगरौली, रिहंद, दादरी, ऊंचाहार और टांडा, इन सभी जगहों पर कोयला आधारित बिजली संयंत्र हैं। डार्ली पार्ली संयंत्र जो है उड़ीसा में, ठीक है, डार्ली पार्ली संयंत्र जो है उड़ीसा में स्थित है। और जो है जो कोटा संयंत्र है राजस्थान में स्थित है। अहमदाबाद तो आपको पता ही है गुजरात में स्थित है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य का लोकसभा एवं राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानमंडल हो, विधान परिषद हो, इन सभी में जो है अपना उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। तो यहाँ ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 है और राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है, जो कि सर्वाधिक है। ठीक, मध्य प्रदेश में 29 है लोकसभा और राज्यसभा 11 है। महाराष्ट्र में 48 है लोकसभा और राज्यसभा 19 है। तमिलनाडु में जो है 39 जो है लोकसभा है और 18 राज्यसभा सीट है। ठीक, अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन है? तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वह सारस या फिर जो है इसको क्या कहेंगे? क्रौंच कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? क्रौंच कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो राजकीय पशु क्या है उत्तर प्रदेश का? तो बारहसिंघा है। क्या है? तो बारहसिंघा है। ठीक, और राजकीय पक्षी सारस या क्रौंच है ही। और राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो राजकीय वृक्ष जो है उत्तर प्रदेश का अशोक है। और राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है। क्या है? पलाश है। ठीक है, और राजकीय चिन्ह एक वृत्त में 2 मछली और एक तीर धनुष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक वृद्धि दर प्रदर्शित की थी? ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ना, इसमें जो वृद्धि थी, ठीक है, कृषि में वृद्धि, वह ऋणात्मक हुई थी। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। ठीक है, और जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वह 1951 से, ठीक है, 1951 से 56 तक पहली, 56 से 61 तक दूसरी, 61 से 66 तक तीसरी और 66 से 69 तक योजना प्लान बना था और 69 से 74 तक जो है चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी। ठीक है, तो जो 1961 से 65 के दौरान कृषि उत्पादन में वृद्धि दर थी वह कैसी थी? तो ऋणात्मक थी, यानी कि -1% दर्ज की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेक इन इंडिया कार्यक्रम जो है आरंभ किया गया था कब? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? तो सितंबर 2014 में आरंभ किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम 25 सितंबर कब? 25 सितंबर 2014 में प्रारंभ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देना तथा भारत को एक प्रमुख निवेश गंतव्य तथा विनिर्माण, डिजाइन तथा नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में प्रचारित करना था, जो मेक इन इंडिया कार्यक्रम था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य की सीमाओं से मिलता है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? तो उसका नाम उत्तर प्रदेश है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की जो सीमा है कुल 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलती है, यानी कि कुल 9 प्रदेश शामिल हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश से लगती है और न्यूनतम सीमा जो है वह हिमाचल प्रदेश से मिलती है। ठीक है, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जो सीमा है उसकी यदि बात करते हैं तो एक तो नई दिल्ली हो गया, केंद्र शासित हो गया, ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो गया और जो है हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, उसके बाद जो है राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया और बिहार हो गया। ये सभी जो है राज्य हैं और एक विदेशी सीमा लगती है किससे? तो नेपाल से लगती है। किसकी? तो उत्तर प्रदेश की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से जो है किस तट पर डार्लिंग श्रृंखला स्थित है? ठीक है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के किन तटों पर स्थित है? तो जो डार्लिंग श्रृंखला है वह दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है।
तो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर डार्लिंग श्रृंखला अवस्थित है। डार्लिंग श्रृंखला जो है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ जो कहा जाता है स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है और यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, कैसा है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी लिपारी द्वीप समूह इटली में अवस्थित है। कहाँ पर? तो लिपारी द्वीप समूह इटली में स्थित है जो स्ट्रोम्बोली है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है कौन एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो वह कौन सा है? तो पेट्रोलियम है। कैसा है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसको खर्च कर दिया जाए तो ये समाप्त हो जाएगा, नया नहीं किया जा सकता है, इसलिए अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का जो स्रोत है सौर ऊर्जा है। ठीक है, क्योंकि ये हरदम मिलता रहेगा। ठीक है, पवन ऊर्जा है, ये भी हरदम मिलता रहेगा। ज्वारीय ऊर्जा है, यह भी सदैव मिलती रहेगी। लेकिन जो पेट्रोलियम है एक बार इसको यूज कर लो तो दोबारा मिलेगा ही नहीं, फिर नया लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये खत्म होने वाली चीजें हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि मौर्य काल के दौरान भारतीय समाज का 7 वर्गों में विभाजन उल्लेख निम्नलिखित में से जो है किस पुस्तक में किया गया है? ठीक है, 7 वर्गों में भारतीय समाज को बांटा गया था मौर्य काल में। ऐसी कौन सी पुस्तक है? तो वह पुस्तक जो है मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में 7 वर्गों में विभाजित किया गया था भारतीय समाज को। ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो वह 7 वर्ग कौन से थे जो इंडिका में विभाजित किए गए हैं? तो दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, शिल्पी, योद्धा, निरीक्षक तथा जो है सभासद, ये जो हैं 7 क्या थे? तो वर्ग थे भारतीय समाज के मौर्य काल में जो मेगास्थनीज द्वारा विभाजित किए गए थे। अगला प्रश्न है शिवाजी का जन्म कब तथा उन्हें छत्रपति की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? तो शिवाजी का जो जन्म हुआ था वह 1627 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और जो छत्रपति की उपाधि कब प्रदान की गई थी? तो 1674 में। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। 1627 और 1674। 1627 में जन्म, 1674 में जो है उपाधि किसकी? तो छत्रपति की। तो शिवाजी का जन्म जो है 1627 ईस्वी में शिवनेर के दुर्ग में हुआ था। शिवाजी को वर्ष 1674 में उनके राज्याभिषेक के बाद छत्रपति की उपाधि प्रदान की गई थी और शिवाजी को जो मृत्यु है वह कब हुई थी? तो 1680 ईस्वी में हुई थी। ठीक, अगला प्रश्न है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी जी हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इस पुस्तक को जो है 1901 में, कब? 1901 में जो है लंदन के एस सोनेशेन एंड को प्राइवेट लिमिटेड प्रकाशक द्वारा जो है प्रकाशित किया गया था। ठीक है, किसकी? तो जो दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर है निम्नलिखित घटनाओं में से जो है कौन सी घटना सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ऐसी कौन सी घटना है इनमें से? तो यहाँ पर जो है जो 1931 है राजगुरु को फांसी दी गई थी। यहाँ पर जो ऑप्शन सी है आपका वह सही हो जाता है। राजगुरु को फांसी 1931 में दी गई थी। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, इन सभी को 1931 में फांसी दी गई थी। और जो रौलेट एक्ट है ना, कब आया था? तो 1919 में आया था। रौलेट एक्ट 1919 में आया था। काला कानून, अंधा कानून, बिना वकील बिना दलील का कानून जो था वह रौलेट एक्ट ही था। ठीक है, काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड 1925 में हुआ था। कब हुआ था? 1925 लखनऊ में काकोरी स्थान पर हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर जो है जो लाहौर अधिवेशन है कब हुआ था? तो लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का है यह 1929 में हुआ था। 1929 में लाहौर अधिवेशन संपन्न हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन, ठीक है, तथा वेवेल दोनों योजनाओं को जो है वार्ताएं की थी? ठीक है, वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। क्रिप्स मिशन और वेवेल दोनों से वार्ताएं की थी। ऐसे कौन थे? तो यहाँ पर जो है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, तो अबुल कलाम आज़ाद वर्ष
जो है 1940 से 46 तक, 1940 से जो है तक जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे। और इस दौरान इन्होंने जो है क्रिप्स मिशन, जो क्रिप्स मिशन है भारत कब आया था, तो 1942 में आया था। कब आया था, 1942 में। और वेवेल योजना कब आई थी, तो 1945 में। ठीक है, इन दोनों से वार्ताएं की थी किसने, अबुल कलाम आज़ाद ने। अगला प्रश्न है यहाँ पर देखिए, कौन सा विकल्प सही सुमेलित है, सही सुमेलित है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन करेक्ट होता है वह आपात स्थिति की उद्घोषणा, यानी कि आपात स्थिति को दिया गया है किसमें, अनुच्छेद 352 में। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाता है। जबकि न्याय के यहाँ पर अनुच्छेद 17 में क्या दिया गया है, तो अस्पृश्यता का अंत दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 78 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सूचना प्रदान करने से संबंधित प्रधानमंत्री के कर्तव्य क्या होंगे, यह अनुच्छेद 78 में दिया गया है। अनुच्छेद 112 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा अनुच्छेद 112 में कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 ईस्वी को सही संवैधानिक स्थिति निम्न में से क्या थी, जब भारतीय संविधान लागू हुआ था उस समय। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है, संपूर्ण प्रभुत्व तो संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी आपका सही हो जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर भारतीय समाज में, ठीक है, भारतीय संविधान में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को जो है कब जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल जो हैं वर्णित हैं, तो 3 प्रकार के आपातकाल हैं। ठीक है, वह 3 कौन से हैं, तो एक होता है राष्ट्रीय आपातकाल जो कि अनुच्छेद 352 में दिया गया है, और एक होता है राष्ट्रपति शासन जिसको हम राज्यीय आपात कहते हैं, यह अनुच्छेद 356 में कहा गया है, और एक होता है वित्तीय आपात जिसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 360 में किया गया है। यह 3 प्रकार के आपात होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या जो है न्यूनतम कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम जो है वह 12 हो सकती है। कितनी, 12 हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित हैं। भारत के राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं जो हैं किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 57 में दिया गया है। ऑप्शन यहाँ सी आपका सही हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से जो है कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है, तो जो परागण होता है यह पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन सी आपका सही हो जाता है। ठीक, जबकि जो है यहाँ पर कायिक प्रवर्धन, मुकुलन और बीजाणु निर्माण पौधों में प्रजनन की अलैंगिक विधियां होती हैं। ये अलैंगिक विधियां हैं, जो कायिक प्रवर्धन है, मुकुलन है, बीजाणु निर्माण है, यह सभी कैसी हैं, तो अलैंगिक प्रजनन है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न जो कहता है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है। मच्छर के काटने से नहीं होता है, उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। जबकि मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू यह सभी मच्छर के काटने से होने वाले रोग होते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है 73 नंबर है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा विज्ञान की आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट यानी कि नोबल रासायनिक तत्व है। तो आवर्त सारणी का एक नोबल रासायनिक तत्व कौन सा है, तो जो हीलियम है यह एक नोबल रासायनिक तत्व है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। हीलियम आधुनिक आवर्त सारणी का एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है। इसका जो परमाणु क्रमांक है वह कितना है, 2 है, किसका, हीलियम का। और रासायनिक प्रतीक क्या होता है हीलियम का, तो He होता है। क्या होता है, He होता है। ठीक है,
और यह उत्कृष्ट गैसों में सबसे हल्की गैस होती है कौन सी? हीलियम। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और अक्रिय गैस है जो हीलियम है। अन्य उत्कृष्ट गैसों में, ठीक है, अन्य उत्कृष्ट रासायनिक तत्वों में नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा मात्रा और माप की इकाई की गलत जोड़ी है? मात्रा और माप की जो है गलत जोड़ी है, तो यहाँ देखिए ऊर्जा जो है जूल में मापा जाता है, जी बिल्कुल सही है। ठीक है, आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है, यह भी सही है। ठीक, और यहाँ पर जो है शक्ति को वाट में मापा जाता है, यह भी सही है। लेकिन जो दाब है इसको न्यूटन में मापा जाता है, यहाँ पर यह आपका गलत हो जाता है। दाब को न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में या फिर जो है पास्कल में मापा जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकी में स्टेरेडियन की इकाई क्या है? भौतिकी में स्टेरेडियन की जो इकाई है वह क्या है? तो यहाँ पर ठोस कोण माप। ठीक है, ठोस कोण माप जो है भौतिकी में स्टेरेडियन की इकाई है, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाता है। और जो स्टेरेडियन है ठोस कोण की माप की इकाई है। रेडियन जो होता है समतल कोण का मात्रक होता है, समतल कोण का मात्रक क्या है? रेडियन होता है। ठीक है, पारसेक जो होता है यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है जो पारसेक है। ठीक, और एक पारसेक बराबर क्या होता है? तो एक पारसेक बराबर 3.262 प्रकाश वर्ष होता है। तो यहाँ पर जो हमारा जीके जीएस प्रैक्टिस सेट था कंप्लीट होता है 38 प्रश्नों का फुल डिटेल्ड सोल्यूशन। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।